चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। बहुत सिंपल समझना, बड़ा चीज नहीं है। प्रस्तावना बहुत लोगों को याद नहीं रहता है, ठीक है, शायद आप लोग को भी नहीं होगा। आई थिंक, उम्मीद करता हूं आप लोगों को भी प्रस्तावना याद नहीं होगा, है ना। पर एक चीज अगर आप, जैसे ये संविधान की किताब है, ठीक है, ये संविधान की किताब है, आप जब इसको देखेंगे ना तो आपको क्या नहीं मिलेगा। जैसे मैं प्रूफ दिखा देता हूं, हाँ ठीक है, अगर दिखेगा तो कोशिश कीजिएगा। ये देखिए, ये हिंदी वाला को देखना आप लोग, हिंदी वाला दिखाई दे रहा है क्या? ये वाला दिखाई दे रहा है, विषय सूची, उसके बाद क्या लिखा है? नहीं दिख रहा है सर। क्लियर नहीं दिख रहा है? और पास लेके आऊं? इधर का दिख रहा है, नहीं दिख रहा है अभी भी? दूर से करूं? दिख रहा है। यहाँ से देखिए, यहाँ से जूम करके देखते हैं। नहीं दिख रहा है सर। चलिए मैं बता दूंगा, स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, ठीक है। तो उसमें लिखा क्या है ये बता देता हूं मैं, है ना। जो संविधान की जो किताब है उसमें लिखा ये है कि, है ना, उद्देशिका। क्या लिखा है? उद्देशिका लिखा है। मतलब हमारे संविधान में कहीं पास ये शब्द लिखा है क्या? लिखा है क्या प्रस्तावना शब्द? नहीं लिखा। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? संविधान में इस शब्द का वर्णन नहीं है, संविधान में इस शब्द का वर्णन नहीं है, ठीक है। कौन से शब्द का? कौन से शब्द का? प्रस्तावना का, है ना। प्रस्तावना शब्द का वर्णन नहीं है। पर क्यों कह रहे हैं हम लोग प्रस्तावना? कुछ तो कारण होगा कह रहे हैं प्रस्तावना, ठीक है। तो प्रस्तावना का मतलब बेसिकली क्या होता है? जब भी आप निबंध जैसे या बड़ी कोई, है ना, बड़ी विषय पर कोई टॉपिक या चर्चा के बारे में लिखते हैं तो वहां एक पार्ट आता है क्या? इंट्रोडक्शन। वहां क्या पार्ट आता है? इंट्रोडक्शन पार्ट आता है। और उसी इंट्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? उसी इंट्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? प्रस्तावना कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रस्तावना कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, इंट्रोडक्शन को ही क्या कहते हैं? प्रस्तावना कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो जो हमारा संविधान है, भारत को जो संविधान है उसको इंट्रोडक्ट कौन करता है? संविधान का, है ना, संविधान को इंट्रोडक्ट कौन करता है? कौन करता है जी? अरे इंट्रोडक्शन मतलब परिचय। संविधान का परिचय कौन देता है? कौन देता है? संविधान का परिचय कौन देता है? तो ये देता है आपका क्या? उद्देशिका। कौन देता है? उद्देशिका देता है। और इसी उद्देशिका को व्यवहार में हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? प्रस्तावना कहते हैं। व्यवहार में क्या कहते हैं? प्रस्तावना कहते हैं। तो याद रखिएगा, संविधान का परिचय कौन देता है? हमारे संविधान में है क्या, क्या चीजें लिखी गई है, क्यों है। जैसे आपका एक बायोडाटा होता है ना, तो वैसे ही हमारे संविधान का एक बायोडाटा है ना, एक परिचय है। और उसी को बोलते हैं क्या? हम उद्देशिका कहते हैं, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं? उद्देशिका कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं हम इसे क्या? प्रियम्बल। इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रियम्बल कहते हैं। तो याद रखिएगा, हमारे संविधान में कौन सा शब्द लिखा है? उद्देशिका शब्द लिखा हुआ है, प्रियम्बल शब्द लिखा हुआ है। कौन सा शब्द नहीं लिखा है? प्रस्तावना नहीं लिखा है। और ये प्रस्तावना क्यों बोल रहे हैं? व्यवहार में बोल रहे हैं। किसमें बोल रहे हैं? व्यवहार में प्रस्तावना बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यही उद्देशिका, यही प्रियम्बल वो चीज है जो हमारे संविधान के बारे में जानकारी देता है, संविधान का बायोडाटा बताता है, संविधान का परिचय देता है। और जो संविधान का परिचय देता है उसी को हम इंट्रोडक्शन कहते हैं, या उसी को हम प्रस्तावना कहते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई? तो संविधान में कौन सा शब्द नहीं लिखा है? प्रस्तावना शब्द नहीं लिखा है। कौन सा शब्द लिखा है? उद्देशिका शब्द लिखा है, ठीक है। तो आप लोग, हमारा टॉपिक क्या है? प्रस्तावना की उद्देशिका है। बेसिकली हम लोग यहाँ उद्देशिका देखेंगे, है ना। मतलब प्रस्तावना ही है, प्रस्तावना बोलो, है ना, या उद्देशिका बोलो, या प्रियम्बल बोलो, सब एक ही चीज हो गए अब, है ना, सब एक ही चीज हो गए। अब आपको प्रश्न पूछा, भारतीय संविधान, भारत के संविधान में प्रस्तावना शब्द का वर्णन कितने बार है? तो कितने बार है? कितने बार है जी प्रस्तावना? बता सकते हैं? क्या बोले सर? क्वेश्चन बोले। भारत के संविधान में प्रस्तावना शब्द का वर्णन कितने बार है? सर अभी तो बताएं कि नहीं की। हाँ, 2 बार। प्रस्तावना शब्द का अभी बताए कि यूज नहीं हुआ है, फिर प्रश्न कर रहे हैं। हाँ, तो आंसर क्या होगा? वही तो पूछ रहा हूँ मैं। 0
एक भी बार नहीं है, प्रस्तावना शब्द लिखा ही नहीं कहते। प्रस्तावना तो ये व्यवहार में बोल रहे हैं ना, जैसे आप है ना, जैसे आप लोग का नाम क्या हो गया, मोहन है आप लोग का नाम, अब मोहन को क्या बोल दिए, चिंटू बोल दिए, मिंटू बोल दिए, तो मिंटू शब्द का वर्णन कहीं मिलेगा क्या आपको? पूरे आपके जितना भी बायोडाटा चीज बनेगा, आधार कार्ड बनेगा, राशन जो भी बनेगा, स्कूल का सर्टिफिकेट बनेगा, सब में क्या लिखा मिलेगा, मोहन लिखा मिलेगा ना। तो वैसे ही हमारे संविधान में क्या लिखा है, उद्देशिका लिखा है, कहीं पास प्रस्तावना नहीं लिखा है। प्रस्तावना बोलचाल की भाषा है, व्यवहारिक भाषा है ना, व्यवहारिक तौर पर इसे बोला जाता है। समझ में आया? अब आया कि नहीं आया? यस सर। चलो, तो सबसे पहले तो यही समझना है। अब आया कहां से, ठीक है, प्रस्तावना या उद्देशिका, प्रस्तावना या फिर उद्देशिका, ठीक है, आया कहां से इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे अगर वैश्विक स्तर पर बात करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले जो प्रियम्बल बना है, सबसे पहला प्रियम्बल कहां बना है, सबसे पहला संविधान किसका है, लिखित संविधान, सबसे पहला लिखित संविधान किसका है, अमेरिका का है। तो सबसे पहले अमेरिका वालों ने ही क्या बनाया, अपना प्रियम्बल बनाया, है ना। अमेरिका वालों ने ही अपने संविधान का क्या बनाया, प्रियम्बल बनाया। और प्रियम्बल का मतलब क्या है, उद्देशिका। प्रियम्बल को ही क्या बोल रहे हैं हम लोग, उद्देशिका। और उद्देशिका का मतलब क्या हुआ भाई, उद्देशिका का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा संविधान बनेगा उस संविधान का उद्देश्य क्या होगा। तो जो संविधान बनेगा ना, उस संविधान का उद्देश्य ये होगा कि है ना, समाज में अच्छे अच्छे काम होने चाहिए, आर्थिक असमानताएं नहीं होनी चाहिए, है ना, गरीबी, है ना, गरीबी वगैरह नहीं होना चाहिए, लोग बेरोजगारी नहीं होना चाहिए, एकता की भावना होनी चाहिए, है ना, सब में समानता होनी चाहिए। तो यही हमारा संविधान बनाया क्यों गया है, जो कमियां थी ना, जो आजादी के पहले जो चीजें थी, उसी को दूर करने के लिए तो हमने, है ना, हमारा जो संविधान है या फिर अमेरिका का जो संविधान है, उन्होंने उद्देशिका शब्द इसीलिए जोड़ा कि संविधान को किस उद्देश्य से बनाया गया है। सबसे पहले किसने जोड़ा है, अमेरिका ने। तो प्रश्न बनता है ना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रेरणा स्रोत कहां से है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रेरणा स्रोत कहां से है। तो कहां से होना चाहिए, कहां से होना चाहिए भाई, बिल्कुल सही, कहां से, अमेरिका से। तो अमेरिका देश से, देखिए हमने प्रेरणा स्रोत लिया है, उद्देशिका को नहीं लिया है हमने, कि हमें भी अपना क्या बनाना होगा, संविधान का उद्देशिका बनाना होगा, हमारे संविधान का भी क्या उद्देश्य है ये हमें बनाना होगा। तो ये प्रेरणा मिला है हमको, हमने प्रस्तावना लिया है क्या, नहीं लिया, प्रस्तावना का विचार लिया है। समझ में आ रहा, दोनों चीजों में बहुत अंतर है। समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं भाई? हाँ यस सर, समझ चलिए ओके, ठीक है। तो अमेरिका को देखकर हमारे, है ना, भारतीयों के मन में आया कि हमारा भी अपना क्या होना चाहिए, उद्देशिका होना चाहिए। इस बात को बिल्कुल अंडरलाइन करके रख लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये उद्देशिका आया कैसे, तो आया कैसे, कहां से आया तो वो हमने देख लिया, पर आया कैसे वो देखते हैं हम। तो मैंने एक चीज बताया था संविधान सभा के बारे में, क्या बताया था, संविधान सभा की बैठक के बारे में बताया था, याद कीजिएगा। तो संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुआ था, 11 दिसंबर तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो याद कीजिए, इसी 13 दिसंबर को हुआ क्या था, आप लोग बताते जाइए फटाफट, जल्दी बताइए क्या हुआ था। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जवाहरलाल नेहरू ने क्या रखा, उद्देश्य प्रस्ताव रखा। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया, कब स्वीकार किया गया, 22 जनवरी 1947। तो संविधान सभा में, ठीक है, बंद कर दीजिए माइक वगैरह, ठीक है। तो संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने क्या रखा, उद्देश्य प्रस्ताव रखा। और 22 जनवरी 1947 को इसे किसने स्वीकार कर लिया, संविधान सभा ने इसे स्वीकार कर लिया। जब इसे स्वीकार कर लिया गया तो स्वीकार करने के बाद, है ना, स्वीकार करने के बाद यही क्या बनकर आया, हमारा उद्देशिका बनकर आया। यही क्या बनकर आया, उद्देशिका बनकर आया। तो यही है हमारा उद्देशिका और ये हमारा है प्रस्तावना। समझ में आया क्या? अब यह जवाहरलाल नेहरू ने कुछ बातें कही थी कि हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, उस प्रस्ताव में सभी चीजें लिखा था जो कि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं।
तो उस प्रस्ताव में क्या चीजें लिखा था, वो सभी को मिलाकर क्या बोला गया, उद्देशिका बोला गया। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे। उद्देशिका एक्चुअली में कहां से बना है, तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव से ही, उद्देश्य प्रस्ताव ही क्या बना है, हमारे भारतीय संविधान का उद्देशिका बना है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो इतनी बातें समझ में, अब क्या क्या चीजें लिखा है वो चीजें हम देखने वाले हैं। ठीक है, हमारे प्रस्तावना में है ना क्या क्या चीजें लिखा है, इतने को नोट करना है तो नोट कर लीजिए, आगे मैं पूरा डिटेल बताता हूं फिर। चलिए भाई नोट कर लीजिए। हो गया, कर लिए? ये तो सब पता है आप लोगों को, वैसे आप लोग तो बहुत पढ़े लिखे लोग हो जी। क्यों? कोशिश कीजिए एक बार पढ़िए अच्छे से और बिल्कुल माइंड में बैठा के रखिएगा, बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, कितने लोग हैं जो घर में इस क्लास के बाद रिवीजन करते हैं? यस सर, साथ साथ एमसीक्यू करते जा रहे हैं सर सबका। रिवीजन कीजिए और साथ ही साथ क्या करना है आपको, क्वेश्चन का जैसे टॉपिक खत्म होता है क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी होना चाहिए। ठीक है, टेस्ट तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। चलिए ठीक है, अब प्रस्तावना में लिखा क्या है, तो याद रखिएगा प्रस्तावना के 4 मूल तत्व है। प्रस्तावना के क्या है, 4 मूल तत्वों में विभाजित किया गया है। 4 अलग अलग कैटेगराइज भागों में क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। इस बात को समझना है। ठीक है, चलिए एक होता है क्या, तो संविधान का स्रोत। एक है क्या, संविधान का स्रोत, ध्यान में रखिएगा संविधान का स्रोत है एक। ठीक है, एक क्या है, संविधान या भारत की प्रकृति। संविधान या भारत की प्रकृति, भारत की प्रकृति, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या फिर नेचर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो संविधान का स्रोत क्या है, संविधान की प्रकृति क्या है, या भारत की प्रकृति क्या है। ठीक है, ये चीजें बताया गया है ना। संविधान का उद्देश्य क्या है, संविधान का उद्देश्य क्या है, ये है तीसरा पार्ट है इसका, संविधान का उद्देश्य। और चौथा पार्ट है अपनाने की तारीख। चौथा पार्ट है क्या है, अपनाने की तारीख, तो किस तारीख को इसे अपनाया गया है। ठीक है, तो ये 4 चीजें हम लोग देखने वाले हैं, बहुत सिंपल तरीके से देखेंगे, कोई बड़ा चीज नहीं, हर चीजें है ना। लग रहा है ना आपको थोड़ा आसान, अब संविधान ऐसा तो नहीं है कि बड़ा सा लग रहा है, पढ़ने के बाद ऐसा तो नहीं लग रहा किसी को कि नहीं हो पाएगा मुझसे संविधान जैसा सब्जेक्ट, कोई है ऐसा? मतलब समझ में आ रहा है ना पूरी चीजें? यस सर। चलिए, तो संविधान का स्रोत देखते हैं। संविधान या भारत की प्रकृति कैसा है, संविधान का उद्देश्य क्या है और अपनाने की तारीख क्या है, ये सभी चीजें देखने वाले। तो संविधान का स्रोत, तो संविधान के पहला लाइन है ना, जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल का एक पहला लाइन है, क्या है बता सकते हैं क्या? प्रियम्बल उद्देशिका का जो पहला लाइन, बिल्कुल सही, उसका मतलब क्या है, हम भारत के लोग। ठीक है, हम भारत के लोग। ठीक है, उसके बाद बहुत सारा चीजें लिखा हुआ है, उसके बाद बहुत सारा लिखा हुआ है 26 नवंबर 1949 को इसे स्वीकार करते हैं, समथिंग समथिंग ऐसा लिखा है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय है ना, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता है ना, व्यक्ति की गरिमा प्रतिष्ठा की समानता दिलाने के लिए तथा उनके नागरिकों में गरिमा स्थापित करने के लिए, व्यक्ति की गरिमा और एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए बंधुता पूर्वक, इस प्रकार से पूरा चीजें लिखा हुआ है। ठीक है, मैं पूरा नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये सब चीजें लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, तो मैं पूरी चीजें जो जो जरूरत है वो चीजें मैं बता रहा हूं, जो एग्जाम में हमें क्लिक करना है, जहां से क्वेश्चन बनते। तो ये लिखा है हम भारत के लोग, एक सवाजेड लास्ट में लिखा है कि हम स्वीकार करते हैं, हम संविधान को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं, ये लिखा हुआ है। तो ये जो पहला लाइन है ना, हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग कहने का मतलब क्या है, हम भारत के लोग को क्या बोलते हैं भाई, भारत के लोग को क्या कहते हैं, जनता। भारतीय बोलो या भारत की जनता बोलो, एक ही मतलब है कि नहीं है, भारतीय बोलो या भारत की जनता बोलो। ठीक है, अब इसका मतलब है ये जो संविधान है ना, इस संविधान को हम अधिनियमित करते हैं, अंगीकृत करते हैं और आत्मसमर्पित करते हैं, ये लिखा हुआ है प्रियम्बल में। तो अधिनियमित करने का मतलब क्या है, अधिनियमित, अधि मतलब नीचे लिखना,
है ना। तो हमने संविधान को किसने लिखा है, हम भारतीयों ने लिखा है। कहने का मतलब है ये संविधान किसके द्वारा बनाया गया है ना, संविधान भारतीयों के द्वारा निर्मित है, भारतीयों के द्वारा निर्मित है ये संविधान। ठीक है, ये चीज बता रहे हैं हम भारत के लोग। पहला चीज क्या बोल रहा है ना, भारतीयों के द्वारा यह संविधान बनाया गया है। इसका मतलब है संविधान में किसी भी प्रकार का विदेशी हस्तक्षेप पाया गया है क्या, विदेशी तत्व नहीं। समाहित है क्या, नहीं है। कोई विदेशी व्यक्ति इसमें संविधान बनाने में किसी का भी योगदान नहीं है, और संविधान को बनाने में केवल किसका योगदान है, केवल और केवल भारतीयों का योगदान है। ठीक है, दूसरी चीजें, हम भारत के लोग कहने का मतलब क्या है, भारत की जनता, है ना। और संविधान को शक्ति कहां से मिलता है, संविधान जनता से, है ना, संविधान को शक्ति कहां से मिलता है, जनता से मिलता है। संविधान की, है ना, प्रश्न पूछा जाएगा संविधान की अंतिम शक्ति किसमें निहित है, संविधान की अंतिम शक्ति किसमें निहित है, किसमें निहित है। तो किसमें निहित है भाई, संविधान को शक्ति कहां से मिलता है, संविधान का पावर कहां से मिलता है, तो वो पावर मिलता है कहां से, ठीक है। एक कहानी बताता हूं, ठीक है। अब रहता है ना कभी कोई थोड़ा सा जोश रहता है, युवा शक्ति रहती है, ठीक है। तो कुछ लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ लिए थे संविधान वगैरह को, है ना। अब ये वाला सेंटेंस पढ़े उन्होंने, है ना, संविधान की अंतिम शक्ति किसमें है, किसमें है, जनता में। जनता में, बिल्कुल सही। ठीक है, अब संविधान की अंतिम शक्ति जब जनता में है ना, तो उन्होंने क्या बोला, है ना। अब देश में सबसे ऊंचा कौन है बताइए, देश में सबसे बड़ा कौन है, देश में, राष्ट्रपति, है ना। किसकी सर्वोच्चता है देश में, किसकी सर्वोच्चता है, राष्ट्रपति सर्वोच्च, संविधान की। संविधान से बड़ा कोई है क्या देश में, कोई नहीं है। ध्यान रखिएगा, देश में सबसे बड़ा कौन है, संविधान है। और इस संविधान को पावर कहां से मिल रहा है, कहां से मिल रहा है, जनता से। तो संविधान, है ना, संविधान का पावर किस पर आ गया, जनता पर आ गया। बोलने का मतलब तो यही हो रहा है ना, ये जो लिखा है उसका मतलब क्या हो रहा है, देखने से यही लग रहा है हमें कि जो हमारे देश में संविधान सर्वोच्च है, और संविधान को जो ताकत मिलती है वो कहां से मिलता है, वो जनता से मिलता है ना। अब आया ऐसी बात, पढ़ लिए, जो नया नया पढ़े थे भाई रहता ना, अरे यार संविधान ऐसा। तो एक विवाद आया है ना, वो है बंगाल क्षेत्र का। बंगाल क्षेत्र में क्या हुआ था, कुछ सरकारी जमीन अधिग्रहण चल रहा था, ठीक है। सरकारी जमीन अधिग्रहण को लेकर चल रहा था, तो सरकार के विरोध में कुछ व्यक्ति ने क्या कर दिया, आवाज उठाया, ठीक है। आवाज उठाने के बाद वो चले गए कहाँ, उनको पता है कि संविधान का संरक्षक कौन है, पढ़े थे, है ना। पढ़ने के बाद लगा उनको संविधान का संरक्षक कौन है भाई, कौन है, जनता, संरक्षक, संविधान का संरक्षक कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। कौन है, न्यायपालिका, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही संविधान का क्या है, संरक्षक है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चले गए कहाँ, हाई कोर्ट में, कि भैया हम चाहते हैं, हम जनता है और हम चाहते हैं कि ये जमीन हमारे पास रहे, सरकार इसको नहीं ले। क्यों नहीं लेगा, क्योंकि संविधान ये कहता है कि संविधान को शक्ति जनता से मिलती है, और हम जनता ये नहीं चाहते हैं। समझ में आया क्या स्टेटमेंट, स्टेटमेंट समझ में आया। तो उनका कहना था कि हम जनता से ही संविधान को शक्ति मिलती है, और संविधान सबसे ऊंचा है, तो ये सरकार को मानना होगा कि हम जनता नहीं चाहते कि हमारा जमीन अधिग्रहण हो, ठीक है। ये स्टेटमेंट दिया किसके पास, हाई कोर्ट के पास। किसके पास दे दिया, हाई कोर्ट के पास। अब हाई कोर्ट हंसने लग गए, है ना। अब हाई कोर्ट हंसने लग गए, है ना। बोले बेटा क्या पढ़े हो, क्या किए हो। तो इसका मतलब समझते हैं क्या आप करके, ना संविधान की जो अंतिम शक्ति है किसमें निहित है, जनता में निहित है। बड़ी अच्छी बात लिखी है इसमें। तो जनता में निहित है क्या एक्चुअली में, तो कैसे बताऊं, कैसे है जनता में निहित, बताओ कि नहीं बताऊं। जी सर बताइए। इसको मिटा दीजिए, इसको मिटाओ ना, 1 मिनट सर, स्क्रीनशॉट लेना था। अरे इतने देर में तो याद कर लिए होंगे आप लोग इतने। संविधान का स्रोत, संविधान की शक्ति, है ना, संविधान का उद्देश्य, अपनाने की तारीख, याद हो गया ना इतना, हो गया सर, लेकिन तो भी ले लेते। चलिए अब देखिए, ये चीज आप लोग को पता है ना, जो मैं बताने वाला हूं ना वो पहले भी बता चुका हूं मैं। देखिए मैंने क्या बताया, ये है जनता, ये है क्या, जनता, ठीक है। ये बताया था ना, ये जनता है। जनता क्या देता है,
क्या देता है जी? वोट। वोट देता है। क्या बनते हैं फिर? प्रतिनिधि प्रतिनिधि। बनते हैं। प्रतिनिधि। और प्रतिनिधि। प्रतिनिधि में या तो कौन होते हैं? एमएलए होते हैं या फिर एमपी। एमपी होते हैं ना। और यही एमएलए एमपी के द्वारा क्या बनाया जाता है? सरकार बनाया जाता है। सरकार या शासन का निर्माण किया जाता है। सरकार या शासन का निर्माण किया जाता है। और ये किस पर शासन करते हैं? तो इन्हीं जनता पर क्या करते हैं? शासन करते हैं। ठीक है। अब इस शासन का वर्णन कहाँ है मुझे बताइएगा। इस शासन का वर्णन कहाँ है? इस शासन का वर्णन कहाँ है? संविधान कहाँ है? संविधान में है। इस शासन का वर्णन कहाँ है? भारत के संविधान में वर्णन बताया था ना, आर्टिकल वगैरह कुछ कुछ क्या है ना, कुछ कुछ आर्टिकल बताया था कि नहीं बताया था? तो उस आर्टिकल में बताया हुआ है, संविधान के कुछ आर्टिकल में बताया गया है कि सरकार कैसे बनेगा, सरकार शासन कैसे करेगा, है ना, और सरकार के क्या क्या कार्य होना चाहिए, क्या जिम्मेदारी होना चाहिए, क्या दायित्व होना चाहिए, ये सब का वर्णन कहाँ है? संविधान में है। तो मुझे एक चीज बताइए, अगर सरकार बना है तभी तो संविधान बना होगा। मतलब संविधान ने किसको बनाया है? सरकार शासन को बनाया है। अगर सरकार शासन तभी बनेगा जब कौन होगा? जब कौन होगा? जनता होगी। चलिए मैं इसको हटा देता हूं। क्या ये कुछ भी बन पाएगा? बताइए। नहीं बन पाएगा। तो संविधान की अंतिम शक्ति किसमें निहित है? जनता में। भाई अगर यही नहीं रहेगा तो संविधान भी तो नहीं रहेगा। अगर जनता नहीं रहेगी तो संविधान भी नहीं रहेगा, ये इसका मतलब होता है। समझ में आया? मतलब जनता है तभी संविधान है, और संविधान है तभी शासन है। ये चीजें कहने का मतलब होता है इसका। समझ में आया ना? इसका ये मतलब नहीं है कि हम बहुत पावरफुल है, ताकतवर है। ठीक है, समझ में आया? यस सर। चलिए, उम्मीद करता हूं समझ गए। तो हम भारत के लोग क्या चीजें बता रहे हैं? हम भारत के लोगों का कहने का मतलब है संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया गया है, और संविधान की अंतिम शक्ति किसमें निहित है? जनता में निहित है। ये भी चीजें मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अब अगला लाइन देखते हैं, है ना। इसको नोट कर लिए क्या? ये वाले को तो मिटाऊंगा मैं। यस सर। यस सर। चलिए इसको नोट कर लिए ना। चलिए अब देखते हैं संविधान या भारत की प्रकृति। तो अगला लाइन क्या कहता है? अगला लाइन कहता है, सुन लीजिएगा, ठीक है। अगला लाइन कहता है, यहां लिख देता हूं मैं, हम भारत के लोग, याद हो गया इतना? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ये चीजें लिखा हुआ है, बनाने के लिए। तो ये दूसरा लाइन समझिएगा, दूसरा पॉइंट। ठीक है, तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। तो यही जो लाइन है ना, वो बताता है कि हमारा भारत किस प्रकृति का है, किस नेचर का है हमारा भारत। तो किस नेचर का है हमारा भारत? तो देखिए पहला क्या बता रहा है कि हमारा भारत एक कैसा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य, अर्थात इसी को बोलते हैं संप्रभु राष्ट्र। इसी को क्या बोलते हैं? संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, इसी को क्या बोलते हैं? संप्रभु राष्ट्र। ठीक है, समाजवादी सोशलिस्ट बोलते हैं इसको। सोशलिस्ट कंट्री है भारत, एक कैसा कंट्री है? सोशलिस्ट है। संप्रभु का मतलब सोवरेनिटी है, सोवरेन है। ठीक है, क्या है स्पेलिंग? ठीक है, सोवरेन कंट्री है एक। समाजवादी का मतलब सोशलिस्ट। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? भारत एक कैसा देश है? सभी धर्मों को सेक्युलर मान्य देश है। भारत एक कैसा देश है? सेक्युलर देश है ना। लोकतांत्रिक का मतलब क्या है? भारत एक कैसा देश है? डेमोक्रेटिक देश है। भारत कैसा देश है? डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो ये शब्द को याद रखना है ना, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक। हिंदी में भी याद रखना है
इंग्लिश में भी याद रखना है। गणराज्य को क्या बोलते हैं? भारत कैसा देश है? तो भारत एक रिपब्लिक देश है। तो ये 5 विशेषता बता रहा है। पहले विशेषता, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। दूसरा, भारत एक समाजवादी राष्ट्र है। तीसरा, पंथ निरपेक्ष है। चौथा, लोकतांत्रिक है। और पांचवा है क्या? रिपब्लिक है। तो ये भारत है हमारा। भारत इस व्यवहार का है, इस प्रकृति का। ये कौन बता रहा है? हमारा संविधान का प्रियम्बल बता रहा है। चलिए अब इसका मतलब क्या होता है ये देखते हैं। देखिए मतलब देखे कि नहीं देखे? चलिए एक एक करके इसका मतलब देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहला आता है क्या? संप्रभु। सबसे पहला क्या देखने को मिलेगा? संप्रभु। आप संप्रभु है कि नहीं है? संप्रभु का शब्द का मतलब पहले सुनिएगा। शब्द का मतलब होता क्या है? तो संप्रभु मतलब स्वयं में प्रभु। संप्रभु का मतलब क्या? स्वयं में प्रभु। और स्वयं में प्रभु मतलब स्वयं में प्रभु, इसका मतलब क्या हुआ? है ना, जितना भी चीज होगा, है ना, जितना भी निर्णय होगा, चाहे, है ना, देखिए एक तो होता है निर्णय, 2 प्रकार के होते हैं। कैसे निर्णय मिलेंगे? एक तो बाह्य निर्णय मिलेगा और एक क्या मिलेगा? आंतरिक निर्णय। एक क्या मिलेगा? बाह्य निर्णय मिलेगा और एक आंतरिक निर्णय मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर ये भारत है तो समझिएगा ये भारत है, तो ये भारत आंतरिक रूप से मतलब भारत के अंदर कुछ भी करने के लिए क्या है? स्वतंत्र है ना। संप्रभु का मतलब क्या है? भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। इसका मतलब है भारत अपने भारत देश के भीतर कुछ भी डिसीजन लेने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। वो किसी का गुलाम नहीं है। ये कहने का मतलब है। ठीक है, भारत के बाहर क्या है? भारत के बाहर विदेशों से इसका संबंध है भारत का। तो इन विदेशों के साथ वो क्या संबंध रखेगा उसका निर्णय भी कौन करेगा? स्वयं भारत करेगा। किसी देश के साथ वो अच्छा संबंध रख सकता है या किसी देश के साथ बैर का संबंध रख सकता है या किसी देश के साथ वो तटस्थ बनकर भी रह सकता है। ये भारत है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ? संप्रभु राष्ट्र का मतलब होता है भारत अपने समस्त निर्णय, अपने समस्त आंतरिक एवं बाह्य निर्णय लेने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। आंतरिक एवं बाह्य निर्णय लेने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। और इसी को बोलते हैं हम क्या? संप्रभु, है ना। निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। किसी को अगर डाउट है तो बता दीजिए। है ना। तो संप्रभु राष्ट्र का मतलब है अपना स्वयं का डिसीजन, चाहे दोस्ती यारी करना किसी देश के साथ, किसी देश के साथ व्यापार करना है, किसी देश के साथ अन्य रक्षा संबंधित अभ्यास करना है, तो वो सब डिसीजन कौन लेता है? हमारा भारत लेता है। भारत के अंदर जो भी काम होता है उसका भी डिसीजन कौन लेता है? भारत लेता है। मतलब भारत कैसा देश है? एक संप्रभु राष्ट्र है कि नहीं है भारत? क्यों भाई? है सर। ठीक है, चलिए, तो समझ में आया संप्रभु राष्ट्र का मतलब? यस सर। चलिए एक क्वेश्चन बोलता हूं मैं, सुन लीजिए, कोशिश करना इसका समाधान निकाले। भारत राष्ट्रमंडल देश का सदस्य कब बना? अभी व्यापम में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। एक तो क्वाड देश बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? क्वाड देश, क्वाड कंट्री। कौन कौन देश है? क्वाड है मतलब 4। क्वाड का मतलब क्या होता है? 4। तो 4 देशों का एक ग्रुप है। क्या क्या नाम है? कौन कौन से देश है? एक भारत है, क्या है? जापान है, एक क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। मैप देखेंगे ना तो मैप से आपको आसानी से याद हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और एक कौन है? अमेरिका। ठीक है, अब मान के चलिए क्वाड देशों ने आपस में, है ना, मिलकर डिसीजन लिया कि हमें चाइना पर हमला करना है, या फिर बोला हमें चाइना के साथ किसी भी प्रकार का व्यापारिक संबंध नहीं रखना है। इस क्वाड देशों ने फैसला लिया। पर भारत का अधिकांश चीजें कहां से आता है? चाइना से आ रहा है। अब भारत इसको क्या कर रहा है? मना कर रहा है। भारत क्या कर रहा है? मना कर रहा है। पर ये देशों ने क्या किया? ये 3 देशों ने बोला नहीं, नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। अब इस बात को भारत को क्या करना होगा? भारत को क्या करना पड़ेगा? स्वीकार करना पड़ेगा। भारत को क्या करना पड़ेगा? स्वीकार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बहुमत का डिसीजन होता है कि नहीं होता है? बहुमत का,
भाई 4 लोग है तो 4 लोग में 3 लोग राजी है, तो 3 लोग जो राजी है वो वही काम होगा जो जिसमें ज्यादा लोग राजी हैं। तो ये 3 देश राजी है, भारत राजी नहीं है। फिर भी इस बात को भारत को स्वीकार करना पड़ेगा कि चाइना के साथ किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं करना है। अब मुझे बताइए, क्या आपका भारत संप्रभु राष्ट्र है? भाई निर्णय तो थोप दिया ना, इसका निर्णय हुआ क्या? भारत तो यही निर्णय ले रहा था ना कि भाई भारत क्या है, भारत क्या है, भारत क्या निर्णय ले रहा था कि चाइना के साथ हमारा व्यापारिक संबंध बना रहे, पर किसी और ने बोल दिया नहीं बना, नहीं होना है, मतलब नहीं होना है। तब इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि भाई नहीं करेंगे हम व्यापार। तो मुझे बताइए, क्या भारत एक संप्रभु राष्ट्र है? नहीं है सर, ऐसे में तो अभी संप्रभु मतलब हमारा राष्ट्र नहीं संविधान गलत है? हाँ? क्यों भाई? नहीं सर। नहीं सर, वो तो है। क्योंकि संविधान में लिखा है ना कि भारत हमारा क्या है, संप्रभु राष्ट्र है। और संप्रभु राष्ट्र मतलब सभी प्रकार का निर्णय भारत स्वयं लेता है। यहाँ तो इनके निर्णय की कोई अहमियत नहीं हुई, इन्होंने तो निर्णय लिया था हम व्यापार करेंगे, पर कर पाए क्या? नहीं कर पाए, मना करना पड़ा उनको कि नहीं हमें बिल्कुल नहीं करेंगे व्यापार, स्वीकार करना पड़ा इस बात को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब बताइएगा मुझे। चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, बताओ क्वेश्चन। यस सर। भारत राष्ट्रमंडल देश का सदस्य है, भारत राष्ट्रमंडल देश का सदस्य है, जिसके हर निर्णय को स्वीकार करता है, जिसके हर निर्णय को स्वीकार करता है। जिसके हर निर्णय को स्वीकार करता है। अतः क्या भारत एक संप्रभु राष्ट्र हुआ? अतः क्या भारत एक संप्रभु राष्ट्र हुआ? अपने विचार व्यक्त कीजिए, अपने विचार व्यक्त कीजिए। चलिए, नोट कर लिए क्या? जी सर। यस सर। पूछना 2-4 लोगों के फोन लगा के, ठीक है। अब तो ये हमारे देश पर आ गया प्रश्न, क्यों? तो मेहनत तो करना पड़ेगा ना, हमारे देश पर प्रश्न आ गया है। ये आया है कि नहीं आया है? अरे हाँ नहीं तो बोल दो। यस सर। तो मुझे बताइएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, समाजवादी। नेक्स्ट क्या है? समाजवादी। समाजवादी का मतलब क्या? सोशलिस्ट। और समाजवादी का मतलब क्या होता है भाई? क्या होता है समाजवादी? क्या होता है समाजवादी विचारधारा? बताइए मुझे। हाँ, समाजवादी ना देश होने के ना कुछ गुण होते हैं, अगर वो गुण है या लक्षण बोल सकते हैं, समाजवाद के लक्षण, समाजवाद के लक्षण। ठीक है, अगर वो लक्षण उस देश में होगा तभी वो समाजवादी देश कहलाता है। तो लक्षण क्या है? पहला लक्षण कहता है ना, आय की सॉरी, पहला लक्षण कहता है संसाधनों का संसाधनों का संसाधनों का वितरण होना चाहिए। संसाधनों का क्या होना चाहिए? वितरण होना चाहिए। अब संसाधनों का कौन सा? तो संसाधन का एक तो उत्पादन होता है ना, संसाधन का एक तो उत्पादन होता है और वितरण होता है। तो संसाधनों का उत्पादन व वितरण का क्या होना चाहिए? विकेंद्रीकरण होना चाहिए, ये कहता है। सेंटेंस को समझिएगा, मैं समझा दूंगा। विकेंद्रीकृत होना चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई भी देश समाजवादी देश है तो वहां क्या होगा? संसाधनों के उत्पादन एवं वितरण का क्या होगा? विकेंद्रीकरण होगा। ठीक है, दूसरी बात क्या कहता है समाजवाद का लक्षण? दूसरी बात ये कहता है ना, कि वहां जो गरीब वर्ग है, गरीब वर्गों को क्या बोलना चाहिए? कमजोर वर्ग। कमजोर वर्गों के लिए क्या होना चाहिए?
विशेष प्रावधान होना चाहिए। कमजोर वर्गों के लिए क्या होना चाहिए? विशेष प्रावधान होना चाहिए, ये कहता है। ठीक है, समानता की भावना होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समानता की भावना होनी चाहिए। ठीक है, ये तो कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान होना चाहिए, समानता की भावना होनी चाहिए, और जितना भी संसाधन है उसका दोहन कोई एक नहीं करेगा, उसका दोहन सभी हित के लिए होगा, मतलब सार्वजनिक हित। अगर इसको मैं सिंपल वर्ड में लिखूंगा ना, तो संसाधन का उपयोग किस लिए होगा? संसाधन का उपयोग सार्वजनिक हित के लिए होगा, ये कहने का मतलब है इसका, सार्वजनिक हित। ठीक है, सिंपल शब्दों में अगर लिखना है तो लिख सकते हैं संसाधनों का उपयोग सार्वजनिक हित में होगा। तो ये है समाजवाद के लक्षण। अब चलिए देखते हैं क्या ये हमारे भारत में विद्यमान है, ये लक्षण भारत में है कि नहीं है। मुझे बताइए कि भारत में जो भी संसाधन है, उस संसाधन का प्रयोग क्या सार्वजनिक हित में होता है? मुझे बताइए। तो ये समाजवाद के लक्षण है। अगर ये लक्षण होंगे भारत में, तभी हमारा भारत कैसा देश होगा? समाजवादी देश होगा। तभी हमारा भारत कैसा देश होगा? समाजवादी देश होगा। तो एक एक चीज को मैं प्रूव करके यहाँ बताने वाला हूँ आप लोगों को। क्या संसाधनों का उपयोग सार्वजनिक हित में करता है क्या भारत? बताइए मुझे। यस सर, पक्का करता है? कैसे? अरे भाई इतना तो चल रहा है, कोयला वाला कांड ही देख लो। यस सर। कोयला कोयला चल रहा है ना, तो कोयला का उत्पादन कोई क्या अपने घर के लिए कर रहा है कि पूरे जनता के लिए हो रहा है उसका उपयोग? कोयला से क्या पैदा होगा? बिजली पैदा होगा। उसी बिजली से क्या होगा? आपको लाइट मिलेगा। हो रहे कि नहीं है? कोयला ही तो हमारा संसाधन है। पेड़ पौधे हैं, क्या उसका प्रयोग केवल एक व्यक्ति करता है कि अलग? अच्छा मुझे बताइए, ये कोयला पर नियंत्रण कौन कर रहा है? मतलब राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, जो भी चीजें है ना उसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, निजी क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब क्या है, जो भी संसाधन है ना, उस संसाधन का अधिकाधिक मतलब अधिकांश भाग उसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। राष्ट्रीयकरण मतलब देश के पास उसका नियंत्रण होना चाहिए। क्या कोयला का नियंत्रण भारत की सरकार के पास है या राज्य सरकार के पास है क्या? तो बिल्कुल है। खनिज है, जो खनिज है, खनिजों का दोहन कौन करता है? क्या प्राइवेट व्यक्ति करता है कि सरकारें करती है? गवर्नमेंट सरकार। करती है। जैसे ACCL हो गया, NMDC हो गया, है ना, और क्या है, महानदी कोल फील्ड लिमिटेड, ये प्राइवेट है, पर उससे कहीं ज्यादा क्या है, गवर्नमेंट काम करती है इन मामलों पर। करता है कि नहीं करता है? बाढ़ का हो गया आपका, है ना, तो ये सब गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं, और गवर्नमेंट की संस्थाएं पूरे, है ना, उसको खनिजों को दोहन करती है और उसी का उपयोग किसके लिए करती है? जनता के कल्याण के लिए उसका उपयोग करती है। वहां से रेवेन्यू जनरेट होता है, उस रेवेन्यू का उपयोग किस लिए होता है? देखे होंगे NMDC क्या करवाता है? शिक्षा करवाता है कि नहीं करवाता है? बहुत सारे, है ना, बहुत सारे लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है, सड़क निर्माण करवाता है, वृक्षारोपण करवाता है। तो यही तो सार्वजनिक हित में प्रयोग में ला रहा है संसाधनों का। ठीक है, तो ये चीजें होती है। चलिए, कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान क्या है? क्या ये कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान हमारे देश में है कि नहीं है? बताइए, है ना। बताइए कैसे है? निम्न वर्गों के लिए की दुकान, चावल हाँ? वावल दे रहे हैं सरकार, ऐसे चावल देते हैं उचित मूल्य की दुकान पे। जगह जगह मिलेगा आपको, जगह जगह मिलेगा। जैसे एजुकेशन के लिए देखेंगे, है ना, अगर स्कूल कॉलेज में भर्ती लेना है तो कमजोर वर्गों के लिए 25% सीटें क्या रहेगी? आरक्षित रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर आय कम है तो क्या मिलेगा? स्कॉलरशिप मिलेगा। मिलता है क्या? मिलता है कि यस नहीं सर। मिलता है? तो यही है, कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान हो, मतलब कमजोर वर्गों के लिए सहयोग की भावना होनी चाहिए उस देश में। तो बिल्कुल है कमजोर वर्गों के लिए। क्या भारत में समानता की भावना है? भेदभाव रहित समाज होना चाहिए। समानता की भावना मतलब भेदभाव रहित समाज होना चाहिए, ये कहने का मतलब है क्या? यस सर, है सर। पक्का है? सरकार सोसाइटी आप जाकर देखिए, क्या बोल रहे, नहीं समझ में आ रहा है यहाँ। चलिए मैं ही बता देता हूँ। आप जैसे साइट कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जैसे मेरे जहां से मैं हूँ उसके सामने एक साइट कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग कुली लोग हैं, कुछ लोग रेजा लोग हैं। समझते हो कुली रेजा? जी सर। जी यस सर।
कुली का मतलब क्या होता है? पुरुष वर्ग, और रेजा का मतलब है महिला वर्ग। मुझे बताइए उनका प्रतिदिन का इनकम कितना है? दैनिक वेजेस, जिसको डेली वेजेस बोलते हैं, बताइए मुझे। 300 250। ठीक है, 300 रुपए। चलिए 300 रुपए पुरुष वर्ग के लिए, 250 रुपए महिला वर्ग के लिए है। क्या है? समाज समानता की भावना? नहीं सर। नहीं सर। तो हमारा देश क्या समाजवादी देश है कि नहीं है? अरे अभी तो नहीं है बोलते हो इधर। तो समाजवादी देश है बोलते हैं। करिए अच्छा मुझे एक चीज बताइए, क्या आपको आर्टिकल 14 याद है? आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक ये याद है क्या? ये क्या कहता है? क्या कहता है? सर। ये यूपीएससी समान समानता का अधिकार। समानता की समानता का स्वतंत्रता, अधिकार। समानता की स्वतंत्रता कहता है वो, है ना। मतलब आपको समानता दिया गया है हर जगह में। आप है ना, किसी वर्ग समुदाय के हो, गरीब हो अमीर हो, अगर आप सरकारी ऑफिस में जाते हैं तो आपके पास भी उतना ही अधिकार है जितना अंबानी जाएगा। अंबानी भी जा रहा है और आप भी जा रहे हैं, तो आपको भी बैठने के लिए कुर्सी देगा और अंबानी को भी बैठने के लिए कुर्सी देगा, है ना। अगर नहीं देता है तो आप अपने अधिकारों का क्या कर सकते हैं? मांग कर सकते हैं कि मेरे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, मुझे बैठने के लिए कुर्सी चाहिए, मतलब चाहिए। बाजू में अंबानी क्यों ना बैठा रहे। समझ में आ रहा है? इतना पावर है आपके पास। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो और कैसा समानता चाहिए? अगर वो नहीं मिलेगा तो आप मांग कर सकते हैं, भाई ये मेरा समानता है, अगर अमीर आदमी बड़े कुर्सी में बैठा है तो मुझे भी बड़े कुर्सी में बैठाइए। अगर नहीं करता है तो न्यायालय आपको क्या देगा? समानता दिलवाएगा। तो समानता की भावना तो है कि नहीं? समानता की भावना। तो कहने का मतलब है संसाधनों का उत्पादन वितरण का विकेंद्रीकरण हुआ है, अर्थात संसाधनों का प्रयोग सार्वजनिक हित में हो रहा है, कमजोर वर्गों के लिए कल्याण है और समानता की भावना। ये तीनों चीजें हमारे भारत में है, अर्थात भारत कैसा देश है? समाजवादी देश है। भारत कैसा देश है? समाजवादी देश है। ध्यान में रखिएगा। अब समाजवादी दो प्रकार के होते हैं, और बताऊं डिटेल? समाजवाद दो प्रकार के मिलेंगे आपको, और बताऊं क्या डिटेल? यस सर। चलिए इतने को नोट कर लीजिए, फिर मैं और डिटेल बताता हूं, ठीक है। नोट कर लीजिए। हो गया। स्क्रीनशॉट ले लिए सर। ले लो स्क्रीनशॉट। सबको तो पता चलना चाहिए ना हम लोग कितना डिटेल में पढ़ते हैं। क्यों भाई? चलिए आगे देखते हैं। पढ़ने में मजा है ना तो तब, है ना, जब पढ़ाई ऐसा हो ना कि पढ़ाई ना पढ़ाई जैसा ना हो, पढ़ाई थोड़ा सा ना मजेदार हो, तब मजा आता है पढ़ने में। क्यों? सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ? यस। रटना नहीं है। मैं क्या बता, कहीं पास लग रहा है कि आपको रटना है। मैं पूरे जड़ से उखाड़ के बता रहा हूँ, कहाँ से जड़ मिलेगा नहीं। और कहाँ पत्तियां मिलेगी, हर एक चीजें। ये बहुत कम लोग बताएंगे आप लोगों को। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि कोई नहीं बताएगा, पर बहुत कम लोग बताएंगे, ठीक है। आप बहुत सारे कोचिंग का वीडियो देख लीजिए, कोचिंग ज्वाइन करके देख लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यस चलिए सर, इतना डिटेल कोई नहीं बताना है। समाजवादी के प्रकार, और ये एग्जाम में आता है ना, मैं बता रहा हूँ वो चीज एग्जाम में आएगा। अभी जो बताएं वो नहीं आएगा, पर ये आएगा। समाजवादी प्रकार दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लोकतांत्रिक समाजवादी, एक होता है क्या? लोकतांत्रिक समाजवादी। लोकतांत्रिक समाजवाद देश होता है, और एक होता है क्या? मार्क्सवाद समाजवादी देश। मार्क्सवाद समाजवाद देश, ठीक है। लोकतांत्रिक समाजवाद होता है और एक मार्क्सवाद समाजवादी देश होता है। तो भारत किस में आता है? लोकतांत्रिक में आता है कि मार्क्सवादी में आता है? लोकतांत्रिक। भारत लोकतांत्रिक में आता है। क्यों आता है ये समझिएगा। इसका मतलब है लोकतांत्रिक समाजवादी देश, मतलब भारत जो अभी मैंने बताया ना समाजवाद के लक्षण, उस समाजवाद के लक्षण को कैसे प्राप्त किया इन्होंने? कैसे प्राप्त किया? अगर जो भी देश समाजवाद के लक्षण को कैसे प्राप्त करता है? कानून के माध्यम से प्राप्त करता है, या नियम के माध्यम से प्राप्त करता है, या प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त, नियम नहीं, सॉरी, पॉलिसी के माध्यम। पॉलिसी को क्या बोलते हैं? नीति, पॉलिसी।
अगर कोई देश समाजवाद के लक्षण को कानून, नियम, पॉलिसी इसके माध्यम से प्राप्त करता है तो वो लोकतांत्रिक समाजवादी देश है। क्यों? क्योंकि भाई ये कानून कौन बनाता है? कानून कौन बनाता है मैं बता चुका हूं ना। कानून, नियम, पॉलिसी कौन बनाती है? ये सरकारें ही बनाती है। आपके एमपी एमएलए बनाते हैं, और एमपी एमएलए को कौन चुनता है? तो ये जनता ही चुनती है ना। तो ये जनता ही चुनती है, अर्थात कहने का मतलब है जो भी देश समाजवाद के लक्षण को कानून, नियम, पॉलिसी मतलब नीति के माध्यम से क्या करता है? प्राप्त करता है, तो वो देश क्या कहलाता है? लोकतांत्रिक समाजवादी देश कहलाता है। और इसमें भारत है। और इसमें कौन सा देश है? भारत है। मार्क्सवादी समाजवादी देश कौन है? मार्क्सवाद वीडियो रुक गया है। वीडियो रुक गया है सर। सर वीडियो रुक गया।